वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी। जिस दिन सुहास ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। जिस दिन सुहास ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। अजानू बाहू ऊंची करके बोले रक्त तुम्हें देना होगा। जानू बाहू ऊंची करके बोले रक्त तुम्हें देना होगा। इसके बदले में भारत की आज़ादी तुम मुझसे ले लेना। हो गई सभा में उथल पुथल। हो गई सभा में उथल पुथल। सीने में दिल न समाते थे। स्वरी इंकलाब के नारे कोसों तक छाए जाते थे। स्वरी इंकलाब के नारे कोसों तक छाए जाते थे। बोले इस तरह नहीं बातों से मतलब सजता है। बोले सुहास इस तरह नहीं बातों से मतलब सजता है। कौन है भारतीय जो आकर इस पर हस्ताक्षर करता है। यह मैं पत्र बढ़ाता हूँ आगे। यह साधारण पत्र नहीं आज़ादी का परमाना है। यह साधारण पत्र नहीं आज़ादी का परमाना है। इस पर हस्ताक्षर करने वाले को सर्वस्व समर्पण करना है। इस पर हस्ताक्षर करने वाले को सर्वस्व समर्पण करना है। वह आगे आए जिसके तन में भारतीय खून बहता हो। वह आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो। उस दिन सभी बढ़ते ही आते थे और चाकू छुरी कटारों से वो अपना रक्त गिराते थे। उस दिन देखा था तारों ने भारतीय इतिहास नया। उस दिन देखा था तारों ने भारतीय इतिहास नया। जिस दिन लिखा था अधड़ वीरों ने खून से अपना इतिहास नया। जय हिंद जय साथियों। आज की वीडियो में हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। वही सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। वही सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वही सुभाष चंद्र बोस जिनकी बुद्धिमत्ता से हिटलर भी प्रभावित हुआ था। चलिए शुरुआत करते हैं सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1853 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही प्रतिभाशाली रहे हैं। इन्होंने 10th क्लास सेकंड रैंक से उत्तीर्ण की, जिस कारण इनको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। लेकिन क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण इनको कॉलेज से निकाल दिया गया। कहते हैं देशभक्ति का जुनून जब छा जाता है जिंदगी छोड़कर राष्ट्र सेवा में तभी मज़ा आता है। उसके बाद ये समाज सेवा में लग गए और समाज सेवा करने लगे, जिस कारण इनको स्टूडेंट काउंसिल का हेड बना दिया गया। जब ये स्टूडेंट काउंसिल के हेड बन गए तो कॉलेज में पहुँचे। उसके बाद इन्होंने देखा कि प्रोफेसर अंग्रेज जो भारतीय विद्यार्थियों के संबंध में गलत व्यवहार करते हैं उनको बेवजह पीटते रहते हैं। जब इनके पास में शिकायत आई तो ये प्रिंसिपल सर के पास पहुँचे और कहा इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रिंसिपल नहीं माने तो इन्होंने चेतावनी दी कि यदि अगली बार से ऐसा होता है तो फिर हम स्ट्राइक कर देंगे। और अंत में इनको स्ट्राइक करनी पड़ी और बाद में प्रोफेसर रो ने इनसे माफ़ी भी मांगी। लेकिन कुछ समय बाद फिर मास्टर प्रोफेसर ने एक किसी भारतीय विद्यार्थी को पीट दिया। इस बार विद्यार्थियों ने मिलकर उल्टा मास्टर रो को ही पीट दिया, जिस कारण सुभाष चंद्र बोस को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया और इनसे कहा कि आप स्टूडेंट काउंसिल के हेड थे इसलिए आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इन्होंने माफ़ी मांगने से मना कर दिया, इस कारण इनको कॉलेज से निकाल दिया गया। फिर इनके पिता एक बैरिस्टर थे तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप ICS की तैयारी करिए, जो भारत में नहीं लंदन में होती थी। और ये लंदन में ICS की तैयारी करने के लिए चले गए। ICS की तैयारी करने में 4 साल का समय लगता था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने मात्र 7 महीनों में ही ICS की तैयारी कर ली और 4th रैंक लेकर आ गए। जब ये सूचना भारत में मिली तो सभी आश्चर्य हो रहे थे कि कौन ऐसा भारतीय है जिसने 4th रैंक लेकर के आ गया। लेकिन जब कुछ समय बाद इनको समझ में आया देश लुट रहा है अंग्रेज़ों के साथ, देश लुट रहा है अंग्रेज़ों के साथ, मैं मौन छानूं उन्हीं के साथ। फिर इन्होंने यह सोचकर 1921 में इस्तीफ़ा दे दिया। जब इन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो इसकी खबर भारत में आग की तरह फैल गई कि ऐसा कौन भारतीय है जिसने ICS की नौकरी को लात मार दी। जब ये लंदन से भारत में आ रहे थे तो ये मुंबई में आए। जब ये मुंबई में आए तो इनको देखने के लिए
पूरे भारत की भीड़ उमड़ आई। सभी सोच रहे थे ऐसा कौन विद्यार्थी है, कौन युवा है, कौन देश हितैषी है जिसने अंग्रेजों की नौकरी करना मंजूर नहीं किया, छोड़ दिया उसको। जब देखा इन्होंने मुंबई में आकर के एक बहुत विशाल भीड़ थी, उस समय इन्होंने सोच लिया कि मेरी मात्र ICS की तैयारी करनी थी और उसकी नौकरी छोड़ने से मैंने इतनी सारी भीड़ इकट्ठी कर ली। यदि मैंने प्रयास किया तो मैं एक दिन पूरे भारत की जनता को एक साथ ला सकता हूँ और अपनी भारत माँ को आज़ाद करा लूँगा। साथियों, ये उसी समय से राष्ट्र सेवा में लग गए। उसके बाद में 1928 में जब कांग्रेस एडमिशन हो रहा था तो सभी कांग्रेसी नेताओं ने उसको डोमिनेटेड पे बहस होने लगी कि इसको माना जाए या ना माना जाए। सुभाष चंद्र बोस ने स्पष्ट मना कर दिया, डोमिनेटेड स्टेटस भारत के हित में नहीं है। जब भारत के हित में जब ना तो विदेशी रहेगा ना सेना रहेगी तो ऐसा आज़ादी लेकर हम करेंगे क्या? हमको पूरी आज़ादी चाहिए और ये राजनीति में लग गए। 1939 की घटना है जब चुनाव होने थे। उस समय इनका कद बहुत आगे बढ़ता जा रहा था। कहीं ना कहीं कांग्रेस नेता इनको पीछे छोड़ना चाहते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, जब चुनाव हुए तो महात्मा गांधी ने सीतारामैया को इनके विपक्ष में खड़ा कर दिया और क्या दिया कि यदि सीतारामैया हारे तो समझो मेरी हार, सीतारामैया जीते तो समझो मेरी जीत। उसके बावजूद भी सीतारामैया को मात्र 1375 वोट मिले और इनको सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट मिल गए और ये उस चुनाव को जीत गए। लेकिन बाद में महात्मा गांधी ने देखा कि क्रांतिकारी है और इनके लिए ये ऐसे क्रांतिकारी अभी देश के लिए हित में नहीं है। तो इन्होंने कहा कि आप क्रांतिकारी घटनाएं कर रहे हैं, इसलिए आपको इससे अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इन्होंने एक सच्चे शिष्य की भांति एकलव्य की तरह इन्होंने अपना इस्तीफा इनके चरणों में सौंप दिया और उसके बाद इनको लगातार 12 बार जेल में डाला गया, बहुत पीटा गया। उसके बाद में इनके घर पर चेक भी लगा दी, CID भी लगा दी कि ताकि ये कहीं बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन दुखते चुपते ये भारत से बाहर निकल गए और उसके बाद ये काबुल अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी पहुँचे। जब ये जर्मनी पहुँचे तो वहाँ पर इन्होंने कहा कि मुझे हिटलर से मिलना है, लेकिन वहाँ पर मना कर दिया गया कि आप हिटलर से नहीं मिल सकते, वो हर किसी से नहीं मिलते, आपको उसके लिए बहुत दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूँगा। बड़ी मुश्किल से इन्होंने राजी किया हिटलर से मिलने के लिए। जब हिटलर इनके पास में आया और हाथ बढ़ाया, आई एम हिटलर, बोलिए क्या बात है। इन्होंने मना कर दिया, नहीं मुझसे आपसे मिलना ही नहीं है, मुझे तो हिटलर से मिलना है। हिटलर वापस चला गया। फिर आया हिटलर, हाथ बढ़ाता सामने, आई एम हिटलर, बोलिए क्या काम है। इन्होंने कहा मुझे आपसे नहीं मिलना, मुझे हिटलर से मिलना है, हिटलर से। हिटलर वापस चला गया। फिर हिटलर आया, आई एम हिटलर, बोलिए क्या काम है। इन्होंने कहा मुझे आपसे भी नहीं मिलना, मुझे तो हिटलर से मिलना। ऐसे 3-4 बार हिटलर आया, लेकिन वो सच में हिटलर नहीं था, वो उसके नकल थी, उसके बहरूपिया भेष में थे, वो सचमुच हिटलर नहीं था। जब हिटलर को ये बात पता चली कि बाहर से कोई व्यक्ति आया है और वो सभी नकलची लोगों को पहचान रहा है, तो उसके बाद में हिटलर खुद आता है और दूर खड़ा हो जाता है, कहता है कहिए क्या काम है। तो इन्होंने कहा हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझसे मिलने का समय दिया। हिटलर का दिमाग खराब, 3-4 बार से जब हिटलर आते तो क्या था मुझे हिटलर से मिलना, इसने मुझे पहचाना कैसे। तो इन्होंने कहा कि जब मैं एक अधीन देश से आया हूँ, मैं उस देश से आया हूँ जो गुलाम है, इसलिए मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया हूँ। और इस समय आपका स्वभाव एक गर्वात्मक होना चाहिए, एक अहंकारी स्वभाव होना चाहिए। तुम्हारे न बहरूपी पहले आ रहे थे, वो सीधा हाथ मिला दे रहे थे, इसलिए मुझे पता चल गया कि तुम हिटलर वास्तव में नहीं है, हिटलर कोई दूसरा है। ये सुनकर हिटलर बहुत इनसे प्रभावित हुआ। तो इन्होंने कहा कि मेरे पास आपको क्या सहायता चाहिए। इन्होंने कहा सीधा दुश्मन का दुश्मन मित्र, अंग्रेज तुम्हारे भी दुश्मन है, अंग्रेज मेरे भी दुश्मन है,
हम कहीं ना कहीं दोनों मिल करके अंग्रेज़ों को मार सकते हैं। तो उन्होंने कहा 1 नंबर, हम भी तो यही सोच रहे। फिर उसके बाद में हिटलर भारतीय सेना को श्वासन बॉस को दे देता और उसके बाद में हिटलर ने पूरी व्यवस्था कर दी थी इनको बॉस को जापान जाने की, क्योंकि जर्मनी से भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत दूर है, नहीं पहुंच सकता था, इसलिए ये वहाँ पर पहुंच गए। उसके बाद में ये जापान पहुँचे तो जब जापान के प्रधानमंत्री से मिले तो जापान का प्रधानमंत्री भी इनकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ। इन्होंने जापान के प्रधानमंत्री से कहा, देखिए तुम भी बौद्ध को मानते हो, मैं भी बौद्ध को मानता हूँ, इसलिए हम दोनों भाई भाई हो गए। इसने कहा 1 नंबर, हम तो दोनों भाई भाई हैं। फिर इसने कहा, आप जब वहाँ पर सिंगापुर में बम पटको तो उस पर एक कागज़ फेंक देना, कागज़ पर लिख के रखना, तुम भारतीयों कब तक अंग्रेज़ों के गुलाम बन के उनके साथ लड़ते रहोगे, तुम भारतीय कब तक अंग्रेज़ों के गुलाम बनकर उनके साथ लड़ते रहोगे। इसने कहा कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, हम तो फेंक देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसने आर्मी ने, एयरफोर्स ने सब भाषा में, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जापानी, सब भाषा में पर्चियाँ फेंक दी, तुम भारतीय कब तक अंग्रेज़ों की गुलामी करते रहोगे, तुम भारतीय कब तक अंग्रेज़ों की गुलामी करते रहोगे। उसके बाद में इन्होंने सिंगापुर को जीत लिया और उसके बाद में जो भारतीय सेना थी वो इनको मिल गई। इन्होंने उसके बाद में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और उसी को फौज को लेकर ये चल पड़े, सिंगापुर पहुँचे। मणिपुर में इन्होंने पहली बार झंडा फहराया था और इनको आज़ादी मिल गई। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार भारत में झंडा फहराया था। यदि ये रहते भारत के प्रधानमंत्री बनते तो निश्चित है भारत के 2 टुकड़े नहीं होते। पाकिस्तान आज है वो होता ही नहीं, क्योंकि इनके अंदर वो सब विशेषताएं थी जो अन्य नेताओं में नहीं थी। या इंटेलिजेंट थे, जीनियस थे, विजनरी थे, इकोनॉमिस्ट, वर्चुअली सोशल सर्विस, डिप्लोमेसी, जियोपॉलिटिकल पार्टनरशिप, ये सभी गुण इनके अंदर थे। यही कारण है कि महात्मा गांधी भी कहते थे कि यदि सुभाष बोस रहते तो शायद 2 विभाजन नहीं होते। इनकी बात को कोई मानता, जिन्ना मानता तो सिर्फ इन्हीं की बात को मानता था। इनके अंदर एक ऐसी नेतृत्व क्षमता थी जिससे हिंदू मुसलमान दोनों इनके हो जाते थे। जब ये फिर लेकिन समय बदलता गया और 1945 में अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिरा दिया। उसके बाद इनकी पूरी कमर टूट गई। इसके बाद इनके पास में कुछ नहीं बचा था, क्योंकि पीछे से जितनी सप्लाई चेन आ रही थी वो सारी की सारी रुक गई। उसके बाद इन्होंने सोचा कोई बात नहीं, मैं मॉस्को जा कर के देखता हूँ कोई नई वो दोस्ती बने, कोई नए साझेदार बन जाए तो कहीं ना कहीं हमें वहाँ से सहायता मिल सकती है। इसलिए ये अपनी फ्लाइट से मॉस्को जाने लगे। सूचना मिलती है कि उसी समय इनका जहाज़ क्रैश हो गया और दुर्घटना से इनकी मृत्यु हुई। हालांकि इस पक्ष में भी बहुत सारे तर्क हैं, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। फिर देखते हैं भारत की क्या घटनाएं हुई। जब सुभाष चंद्र बोस गायब हो गए तो पूरी आज़ाद हिंद फौज एक नेतृत्व विहीन हो गई। उसके बाद में अंग्रेज़ों ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को पकड़ लिया और बुरी तरह से मारा। इतना मारा कि वो खून से लहूलुहान हो गए और उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैंने आज़ाद हिंद फौज के साथ में रहकर गलत किया। उसके बाद में देश में तमाम जगह आंदोलन होने लगे। सबसे पहले नेवी ने आंदोलन कर दिया। जहां नेवी में भारतीय सैनिक थे उन्होंने बगावत कर दी, कह दिया कि हम अंग्रेज़ों का साथ नहीं देंगे। उसके बाद में आर्मी ने भी बगावत कर दी, एयरफोर्स ने भी बगावत कर दी। पूरे देश में सब जगह बगावत होने लगी कि हम अंग्रेज़ों के साथ नहीं देंगे। अब समस्या ये आ गई अंग्रेज़ों के साथ में, अंग्रेज़ों के उस समय मात्र 40,000 सैनिक थे और भारतीय 25 लाख सैनिक थे। तो उन्होंने कहा कि इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में 40,000 सैनिक को हम 40 लाख तो बना नहीं सकते, भारतीयों से ही कंट्रोल करवाना होगा। लेकिन भारतीय खुद ब खुद विपक्ष में आ गए थे। तो उसके बाद में इन्होंने कहा जो विरोध कर रहे हैं उनको हटाओ, निकालो नौकरी से, क्योंकि अब हमारे पास में उतना ज़्यादा धन भी नहीं है कि हम इनको सैलरी दे पाएँ। जब अंग्रेज़ों ने इनको निकाला तो और भड़क गए आंदोलन
कि ये निकालने लगे नौकरी को और बुरी तरह से आंदोलन शुरू हो गया। अंततः इनको आज़ादी देनी पड़ी और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। लोग पूछते हैं क्या किया था सुभाष चंद्र बोस ने यही किया था। इन्होंने हर एक भारतीय के दिल में, हर एक भारतीय के सीने में एक आज़ादी की चिंगारी को जगाया था। चलिए बात करते हैं उस समय जहाज क्रैश हुआ था